नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा। कक्षा 8 हिंदी के अंदर बस की यात्रा में एक व्यंग्य किया गया है। आज की यातायात की जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उन पर एक व्यंग्य किया गया है। 5 दोस्तों ने मिलकर के यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के अंदर पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखिए कि लेखक किस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं। बस डाकिन है। डाकिन कहते हैं एक जो लोगों का भक्षण करती है, लेकिन यहां तात्पर्य भक्षण करने से नहीं है, उसकी जो यात्रा के अंदर वाहन की जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उन पर व्यंग करते हैं लेखक। शाम के समय जब वो उस बस के अंदर बैठते हैं, बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। देखिए किस प्रकार से व्यंग करें। श्रद्धा किसके ऊपर आती है? जो दीनहीन होता है, गरीब होता है, उसके ऊपर, या फिर जिसके ऊपर हम जिसका आदर करें, जिसका सम्मान करें। अब इन दोनों में से बस क्या थी? दीनहीन अवस्था में, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। अनुभव अर्थात काफी समय तक वो काम में आई हुई बस थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसको कष्ट होगा। देखिए प्रत्येक पंक्ति के अंदर लेखक इस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं। बस पूजा के योग्य थी। यह जो बस थी मात्र पूजा के योग्य थी, अर्थात जिसको हम कोई काम में नहीं लेते, सिर्फ एक काम के लिए, जिसके अंदर श्रद्धा पूजा। इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? जिसका हम सम्मान करते हैं, उसको हम कष्ट नहीं देना चाहते। इसलिए लेखक ने व्यंग्य किया है कि बस क्या थी? सिर्फ पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के एक रिश्तेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? हर पंक्ति के अंदर लेखक व्यंग कर रहे हैं। वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, यही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है। हाँ जी, यह कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बस की जो दीनहीन अवस्था थी उसको देख करके जो लेखक महोदय हैं, जो उस बस में यात्रा कर रहे हैं, बस कंपनी के मालिक से कहते हैं कि यह बस चलती भी है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अर्थात इसको इस रास्तों पर चलने का बहुत सारा अनुभव है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई देते हैं, आज के बाद में ये दिखाई नहीं देंगे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अर्थात जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो एक ना एक दिन जाएगा। एक प्रकार का व्यंग किया है कि आया है सो जाएगा। उसकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। सचमुच इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो और सब हम इंजन के अंदर बैठे हों। बस की जो आवाज, इंजन की जो आवाज थी इस प्रकार थी कि ये बस ना होकर के हम सारे उस इंजन के अंदर ही बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। बस की जो खिड़कियां थी उनके कांच बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन जो बचे थे उनसे भी हमको बचना था। अर्थात वो कांच कब टूट करके हम के ऊपर गिर जाए
इस चीज को हम अपने आप की सुरक्षा करनी थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। लेखक कहना चाहते हैं कि बस इतनी पुरानी है और इतनी आवाज करती, इतनी धड़धड़ाहट करती है मानो हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। और सचमुच में बस चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब यहां लेखक इशारा करना चाहते हैं व्यंग के माध्यम से कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात विनम्रता पूर्वक उस बात को नहीं मानना जो अंग्रेजों ने आदेश दिया था। और गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, नमक आंदोलन किया था। उस समय की ये बस जो है ना नहीं रही होगी। लेखक कहना चाहते उस नई को नई ना कहकर के वो कह रहे जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, अर्थात सविनय अवज्ञा, एक हिस्सा दूसरे हिस्से का सहयोग नहीं करे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं करे। उसी प्रकार से एक व्यक्ति का तात्पर्य यहां भारत देश के व्यक्तियों को अंग्रेजों से जो है ना उनकी आज्ञा को नहीं मानना, उनकी आज्ञा का विरोध करना। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। लगा कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी जो है आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट जाएंगे। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी हुई है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और उसके अंदर नली डाल करके इंजन में भेजने लग गया। अर्थात कहते हैं कि भारत के अंदर जुगाड़ ज्यादा होते हैं। किसी काम को वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो हम उसका जो सहयोगी पुर्जा है उसको काम में ले लेते हैं। तो वहां टंकी में से तेल उस इंजन के अंदर नहीं जा रहा था तो उन्होंने बाल्टी के अंदर डीजल डाला और एक पाइप से उसके अंदर डीजल देने लग गए। जैसे मां बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसे किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसके अंदर गोता लगाएगी। इस प्रकार के भाव लेखक के मन में आते हैं क्योंकि बस की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी। कोई भी उसका हिस्सा सुरक्षित नहीं था, ठीक नहीं था। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब देखिए लेखक जो है ना किस प्रकार से व्यंग्य कर रहे हैं कि जो बस के मालिक क्या कह रहे हैं, बस तो अच्छी है लेकिन ये चल नहीं रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्ध थक करके बैठ गई हो, वृद्धा थक करके बैठ गई हो। जिस प्रकार से बुढ़िया थक करके बैठ जाती विश्राम करने के लिए, उसी प्रकार से बस मानो बुढ़िया का रूप है और वो थक करके बैठ गई है। हमें गिलानी हो रही थी, बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि हमें अपने मन में यह रहता कि ऐसी बस के अंदर बैठना नहीं चाहिए था। इसका प्राणांत हो गया। प्राणांत का अर्थ है प्राणों का अंत हो जाना, अर्थात मर जाना। इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी होगी। बियाबान जहां बिहड़ होता है अर्थात कोई बस्ती नहीं होती, वो बियाबान कहलाता है। जिम्मेदार साहब ने इंजन खोला, हिस्सेदार साहब ने जो बस के मालिक थे उसके एक हिस्सेदार ने इंजन खोला।
और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई धीरे धीरे। अब देखिए किस प्रकार से लेखक व्यंग्य करते हैं कि बस जो है ना उसकी जो लाइटें, हेड लाइटें हैं जो जलती ही प्रकाश देती हैं रात्रि के समय में रोड को देखने के लिए, वो इस प्रकार से लग रही हैं जैसे मानो वृद्धा की जो आंखें हैं उनकी ज्योति क्षीण हो गई है, बुढ़ापे के अंदर कम दिखाई देने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होती। वृद्ध आदमी की हालत का बयान कर रहा हूं, सफेदी सिर पर होती है। उसी प्रकार से उस बस की हालत हो रही थी और वह बस एकदम धीरे धीरे चल करके रेंग रही थी, मानो किनारे खड़ी हो गई। और जब सामने से एक गाड़ी आती है तो क्या कहती है, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। अर्थात बस की जो रफ्तार थी, बस की जो गति थी, उस पर लेखक व्यंग्य करते हैं। किसी प्रकार से कोई बच्चा या जवान दौड़ करके आता है तो वृद्ध व्यक्ति साइड में खड़ा होता है, उसी प्रकार से दूसरा वाहन आने पर यह बस भी धीरे धीरे रेंग करके किनारे हो जाती है कि बेटे आप निकल जाओ, मैं तो बुढ़ी हो गई। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर उसका फिस हो गया, अर्थात टायर पंचर हो गया, बहुत जोर से हिल करके थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से क्यों लेकर क्या व्यंग्य करना चाहता है कि उसको पता है कि बस की हालत ये है, उसके बावजूद भी अपने प्राणों को हथेली पर रख करके ये बस के हिस्सेदार इसमें सफर कर रहे हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर के इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अर्थात सही उपयोग कहां होगा, बॉर्डर पे जाकर के लड़ने से, लेकिन ये तो बस के अंदर ही अपने आप को खपाने को तैयार हैं। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार करके उसका इंतजार करते। कहते हैं वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अर्थात कंजूसी। देखिए यहां पर फिर लेखक व्यंग्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से कृपण व्यक्ति अपनी कृपणता के कारण अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करता। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहना चाहते हैं कि हमको विश्वास नहीं रहा कि ये बस हमको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। क्यों? ये सीधे हमको यमलोक भी ले जा सकती है, उस लोक को प्रयाण कर जाती। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। क्यों? कि रात्रि का समय था, अब हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो इस पाठ के अंदर